मिलेगा 1 से 2, और फिर आपको 1 या 1.5 घंटा अराउंड 4 o'clock 4:35 मैक्सिमम, क्योंकि उसमें आपका, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर नंबर ऑफ शूटर ज्यादा है तो माइट बी इंक्रीज अप टू 6 o'clock। मेरी एक क्वेरी है, मेरे को एक कुछ पूछना कि सर जब प्रैक्टिकल क्लासेस होगी जिनके पास उनके, तो सर प्रैक्टिकल क्लासेस में वो अपने, हेलो, हाँ जी, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैं आपको अभी बता रहा हूँ जी। उसके बाद हम करेंगे। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक्स ऑफ पिस्टल शूटिंग, पोजीशन के बारे में। पोजीशन के बारे में जो हमारे बेसिक्स हैं, और मेनली राइफल का, जैसे दीपाली मैम ने आपको काफी डीपली और काफी अच्छे से क्लियर चीजें बताई है, तो आज का मेरा है पोजीशन। तो पोजीशन से हम क्या समझते हैं कि जैसे हमारा खड़ा होने का तरीका क्या है, अगर सही से पोजीशन को समझें तो पोजीशन में कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारी ग्रिप की पोजीशन क्या है, हमारे आई रेटिना की पोजीशन क्या है, हमारा एल्बो की पोजीशन क्या है, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, काफी चीजें होती हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीजें करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में हमारे बेसिक फंडामेंटल ऑफ शूटिंग क्या क्या है, तो एक बार प्लीज आप बताएंगे, आई एम ऑडिएबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please mute yourself. आगे करते हैं। बेसिक फंडामेंटल ऑफ शूटिंग लाइक पोजीशन, ग्रिप, साइट जिसे हम एमिंग भी कह सकते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट ट्रिगरिंग, ब्रीथिंग एंड फॉलो थ्रू। ऑलमोस्ट यही चीजें हैं। इनमें हम कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एनालाइजेशन है, कॉल ऑफ शॉट है, काफी चीजें हैं, लेकिन वो इन्हीं के इर्द गिर्द या इन्हीं में से निकल के आते हैं। तो टुडेज और बेसिक पॉइंट इज पोजीशन। तो पोजीशन में अगर हम जाएं तो हमारी पोजीशन पिस्टल शूटर की ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बेसिक चीजें हैं। और शूटिंग में शूटर टू शूटर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सारी चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं। किसी को कुछ शूट होता है, किसी को कुछ, लेकिन मोस्ट शूटेड चीजें, जो मोस्ट शूटेड टेक्निक ऑफ पोजीशन है, जो मैक्सिमम शूटर और मैक्सिमम कोचेस एडवाइस करते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, तो वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। अब पोजीशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट आर्म पोजीशन, राइट हैंड पोजीशन। आर्म्स में यहां से यहां तक, राइट हैंड पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, माइट बी न्यू वर्ड फॉर समवन जो पुराने हैं यहाँ इस क्लास में, मेरे से भी बहुत एक्सपीरियंस अचीवर और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो दे नो द थिंग्स कि कहाँ क्या क्या होता है। लेकिन कुछ नए भी हैं, उनके लिए अच्छी चीज है। और जैसे हिप पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए, लेग पोजीशन क्या होनी चाहिए, फुट पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट आर्म पोजीशन दिस प्लेज द मेन रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेफ्ट हैंड को हम नॉर्मली ऐसे कहीं भी रख लेते हैं, लेकिन इसकी काफी वैल्यू है, काफी इम्पोर्टेंस है। जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तो काफी गलतियां जो शूटर करते हैं और शॉट में समझ में नहीं आती, तो काफी इससे भी पता लगता है। हमारी नेक पोजीशन क्या होनी चाहिए, शोल्डर पोजीशन क्या होनी चाहिए। Now, in next stage, we'll discuss one by one leg position. Leg position में stable and comfort position होनी चाहिए हमारी। जितनी हमारी पोजीशन स्टेबल रहेगी, कंफर्ट रहेगी,
अपनी पोजीशन को बनावटी ना बनाए आप, और किसी भी शूटर की पोजीशन बनावटी ना बनाए कि ये लेफ्ट लेग इतनी टाइट कर दी, राइट इतना टाइट कर दिया। कंफर्ट और एक नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं, बिल्कुल एक बेसिक पोजीशन बनानी है। डिस्टेंस बिटवीन द फीट, साइज ऑफ शोल्डर और अ लिटिल बिट स्मॉलर, जितना हमारा शोल्डर का साइज होता है ये वाला, उससे उतना ही रखो जितना हमारा शोल्डर है, या उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। केस टू केस आपने देखा होगा, कुछ पब्लिक कुछ हमारे शूटर हैं, कुछ अच्छे शूटर भी हैं जिनके लेग शोल्डर से ज्यादा होते हैं, बट नॉर्मली रिकमेंडेड जब आप किसी एक नए शूटर को तैयार कर रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल उसकी नींव रख रहे हैं शूटिंग में, तो उसके शोल्डर के बराबर रखिए या उससे थोड़ा सा कम। उसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको। विथ फीट विदाउट टेंशन नेचुरली स्प्रेड साइडवाइज, उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं, ओनली आपके नी लॉक रहेंगे, अदरवाइज उसमें कुछ ज्यादा स्पेसिफिक टेंशन या ऐसा कुछ बिल्कुल भी, उसको नेचुरल रखना है पोजीशन को, जितनी नेचुरल रहेगी उतने ही लंबे टाइम तक विदाउट फटीग और स्टेबिलिटी के साथ आप खड़े रह सकते हो। किसी बनावटी पोजीशन से आप खड़े होंगे तो बनावटी पोजीशन को आप बहुत ही छोटे टाइम तक रख पाएंगे, उसके बाद वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी, जिससे आपको शॉट में वेरिएशन आएगा, आपको शॉट ग्रुप में वेरिएशन आएगा, और वो एक लंबे टाइम तक जो 60 शॉट विद साइटिंग्स के साथ आपको 60 शॉट का रिकॉर्ड चलाने होते हैं, तो इतने लंबे टाइम तक आप किसी भी बनावटी पोजीशन या कोई आप थोड़ा सा फोर्सफुली कोई पोजीशन बना लेते हैं, उससे नहीं कर पाएंगे। तो पोजीशन हमेशा अपने फीट विदाउट टेंशन होनी चाहिए, और नेचुरल स्प्रेड साइडवाइज और नेचुरल स्टेबल और कंफर्ट पोजीशन आपको रखनी है हमेशा। राइट हिप डायरेक्शन टू द टारगेट, इट्स नॉर्मल, जो पिस्टल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारा राइट हिप, जब अगर आप राइट हैंडेड शूटर है तो आपका राइट हिप ऑलवेज टुवर्ड्स टारगेट ही आएगा। ये हमारी पोजीशन है। तो इसमें अभी जो मैं बता रहा था आपको, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये जो आपका शोल्डर साइज है, शोल्डर साइज से ये आपकी फिट डिस्टेंस है, इसमें थोड़ा सा क्या है जो शोल्डर साइज से कम रखा है, अभी आप ये देख सकते हैं, इससे कम है, या आप इसको मैक्सिमम शोल्डर साइड तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारी फिट पोजीशन जो अभी मैं वहां पे राउंड लगा के दिखा रहा था, उनको थोड़ा और जूम उसमें देखेंगे तो ये हमारी फिट पोजीशन है। साइड वाइज लुक सामने से देखेंगे ऐसे दिखेंगे। ये इतना बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस ग्रुप में साउथ जोन, नॉर्थ जोन और कुछ जैसे एमपीएड किए हुए जिन्होंने शूटिंग बहुत कम की है, तो ये उनके लिए चीजें ठीक है, उनके लिए नॉर्मल लग रही होंगी जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, बार बार नेशनल खेले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हमें ये बताना जरूरी है, इसलिए हर डायरेक्शन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शूटर, एक पिस्टल शूटर इस तरीके से खड़ा होता है। ये साइड वाइज लुक है। अगर इसमें आप देखें तो आप राइट हैंडेड शूटर की बातें कर रहे हैं, अभी राइट हैंड में राइट हैंडेड शूटर का राइट फीट थोड़ा सा आगे, मतलब पीछे की तरफ होता है, और लेफ्ट फीट थोड़ा सा आगे होता है, जो आपको एक कंफर्ट पोजीशन देता है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द वेरिएशन, इस फीट के डिस्टेंस में और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ये शूटर टू शूटर वेरिएशन कम या ज्यादा भी हो सकता है। बैक साइड इट्स नॉर्मल। ओके, ये पोजीशन दिखाई है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं कि इनके फिट की पोजीशन, और ये थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट भी है। ही इज ओमकार सिंह, अर्जुन अवार्डी, 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ, तो इनकी ये पोजीशन है। तो यू कैन सी सेम थिंग, ये थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा पीछे है, सेम थिंग जैसे मैंने दिखाया था ऑलमोस्ट वैसा ही है ये। नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे, 25 मीटर गुरप्रीत सिंह इज ओलंपियन रिफॉर्म आर्मी। अगर 25 मीटर और 10 मीटर की पोजीशन में देखें तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हैं, ये भी कितनी कंफर्ट और एकदम सिस्टमेटिक पोजीशन है। इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखा है,
इन्होंने पॉकेट में डाला है। ही इज डूइंग 10 मीटर, ही इज डूइंग 25 मीटर। आप सिंपल भाषा में ये देखिए कि इनके जो खड़ा होने का तरीका है, इनको अगर 4 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, ये शूटर जो ओलंपियन हैं अभी और थकते नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं कि इन्होंने अपना स्टांस इस तरीके से बनाया है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जस्ट ये एक आपको दिखाने के लिए पिक्चर थी। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, जैसे हम खड़े होते हैं तो 20 डिग्री का वेरिएशन होता है हमारे फिट में, और जो बॉडी वेट है इन मिडल ऑफ द फीट और स्लाइटली ऑन द हिल्स, जो हमारे फीट का वेट होना चाहिए, जैसे ये हमारा वेट है ऐसे रखा गया है, तो इसके सेंटर में हमारे फीट के हमारी बॉडी का वेट होना चाहिए और लिटिल बिट टुवर्ड्स हिल्स। तो ये कैसे है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सेंटर है फीट का। हमें अपने टोज की तरफ अपनी बॉडी वेट नहीं रखना है, हमें चाहिए तो इसको सेंटर रखना है और लिटिल बिट टुवर्ड्स टू द हिल। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके नी लॉक हो जाएंगे। और कुछ शूटर में एक प्रॉब्लम होती है जो थोड़ा हैंगिंग टाइप का, जो हिलते हैं अपर बॉडी स्विंग करती है। तो एक 2 या 3 प्रॉब्लम होती है, उनमें से एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बॉडी वेट सेंटर में या टुवर्ड्स हिल नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर स्विंगिंग। ये मैंने जो सेंटर बोला था, ये सेंटर में है। और इसके बाद ये देखिए, ये सेंटर। अब जो मैंने 20 डिग्री वाली बात बोली थी, ये हमारे फिट का सेंटर है, ये फिट का सेंटर है। जो राइट हैंडेड है वो थोड़ा सा लेग साइडवेज स्प्रेड होता है, सो दैट आपको इसको एक नेचुरल और कंफर्ट पोजीशन दी जाए। तो ये वो जो 20 डिग्री का एंगल है, ये वाला है। पोजीशन ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट स्लाइटली बैकवर्ड, जो अभी ओमकार सिंह की पिक्चर में आप देख रहे थे, स्लाइटली बैकवर्ड था। राइट हिप इज ब्रॉट फॉरवर्ड लेफ्ट, बॉडी वेट ऑन द बोथ लेग्स। इसमें ऐसा नहीं है जैसे राइफल में हम करते हैं 60-40 40-60। तो हमें अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का वेट है दोनों लेग्स पे इक्वली स्प्रेड करना है, दोनों पे इक्वली डिवाइड करना है, तो इक्वल वेट रखना है। लेग जॉइंट्स आर मोस्ट टाइटन। जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम खड़े होते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो लेग जॉइंट्स है लाइक नी, तो एक बार टाइट करके फिर उनको हम भूल जाते हैं, सो दैट वो वहां से लॉक रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फॉलिंग बिटवीन द लेग और क्लोजर टू द लेफ्ट। इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये हमारी पोजीशन है, यहाँ से हमारा हाथ जैसे स्टार्टिंग में ऊपर की ओर जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अपनी बॉडी के एक सेंटर पार्ट जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस, पोस्चर, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जिससे जो हमारे बॉडी के वेट का ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट होता है। अगर हम नॉर्मल खड़े होते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पैर के बीच में आती है। जब हम नॉर्मल खड़े होंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, कोई वेट नहीं लेंगे, अगर हम दोनों लेग्स पे इक्वली वेट करके खड़े हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे दोनों पैर के ऑलमोस्ट बीच में आती है। लेकिन क्या देखा गया है, जब पिस्टल शूटर खड़ा होता है तो उसकी बॉडी पीछे की तरफ हो जाती है। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है, जब हम यहाँ पे बॉडी अपने कोई भी एक्स्ट्रा वेट लेते हैं, लाइक पिस्टल ली हमने, तो ये बॉडी का वेट पीछे की तरफ टिल्ट होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस वेट को कैटर करने। तो बहुत बड़ी साइंस नहीं है, एक नॉर्मल चीज है। आप किसी भी हाथ में कुछ वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है नॉर्मली, उसको कैटर करने के लिए। तो आपको ये चीजें देखना, हमेशा एक शूटर की पोजीशन बनाने के लिए उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में रखनी है, और उसको कहीं वो स्विंग हो रहा है या ऐसा कुछ है तो यू नीड टू चेक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको थोड़ा सा और डीपली आप समझेंगे। ये हमारी फिट पोजीशन है, ये टारगेट है, और ऐसे हम खड़े हुए हैं। तो
ठीक है, ये हमारी बॉडी बन गई। एक तो शूटिंग को दांडे बात करूंगा इस मामले में। कि आपकी लेग पोजीशन ऐसे है तो भी ये पोजीशन ठीक है। अगर लेग पोजीशन, नरेश सर एक रिक्वेस्ट है, बाकी जनों को अनम्यूट कर दो, है ना, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज। हाँ प्लीज। ओके सर। तो ये जो लेग पोजीशन आपकी सिमिलर है तो भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सामने है, और जब हमारी लेग पोजीशन थोड़ी सी टिल्ट होती है तो भी पोजीशन ठीक है, इसको भी हम गलत नहीं करेंगे। कहीं कोई ये सोचे कि हमारी लेग ऐसे बताए गए थे ऐसे, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। ये येलो वाला हमारा हेड है, इसके अंदर ऊपर से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो हमारा तीनों में देखिए, इसमें लेग इस साइड है, वो शूटर टू शूटर, अगर एक शूटर की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो वो ये पोजीशन प्रेफर करेगा, किसी को ऑब्वियस मतलब ओबिशिटी है, ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो वो ये पोजीशन प्रेफर करेगा, जो मिडल टाइप है वो ये वाली पोजीशन प्रेफर करेंगे। तो पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टारगेट से अलाइनमेंट, नेचुरल अलाइनमेंट शुड बी सेम। अगर हम सामने से देखें तो ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस टाइप में दिखेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और हम एक अलाइन में है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी इस लाइन में प्रॉपरली मैच करेगी तो आपको वो स्विंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस है, वो नेचुरल होगा और एक काफी लंबे समय तक 4 से 6 घंटे तक भी ट्रेनिंग करनी है तो आप विदाउट फटीग नेचुरली इसे कर पाएंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि नॉर्मली इस पे ध्यान दिया नहीं जाता, और सारी चीज अच्छे होने पे भी बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता एक शूटर, जितना उसको अच्छा करना चाहिए। अगर इस चीज को एनालाइज करेंगे, क्योंकि आप सभी कोच बनने जा रहे हैं, कुछ ऑलरेडी हैं, तो इस चीज का काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। और पोजीशन आपने एक बार किसी शूटर की अच्छे से सेट कर दी तो ऑलमोस्ट 50% आपके काम हो जाते हैं, ग्रिप और पोजीशन ठीक होती है। टू यूज ओनली नेसेसरी ग्रुप ऑफ मसल्स। अगर आपकी पोजीशन ठीक है, आपने सारी चीजें प्रॉपरली अलाइन की है, तो आप ओनली नेसेसरी मसल्स ऑफ ग्रुप को यूज कीजिए। अब आप स्टैंडिंग में खड़े हैं, आप अपने स्टमक मसल्स, बैक मसल्स, हिप मसल्स, सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सेट किया और एक आपके जो पिस्टल उठाने के लिए स्टेबिलिटी और मिनिमम आर्क ऑफ मूवमेंट रखने के लिए जिस मसल्स की जरूरत है, आप उनको यूज कीजिए बस। तो उससे क्या है, हमारी ये एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, आपको फटीग भी कम होगी, आपका जो सेशन है वो लंबा चलेगा और कम से कम थकान से। ये देखिए, ये एक एयर पिस्टल के शूटर की है, ये कितना कंफर्टेबली और कितना नॉर्मल तरीके से खड़ा है, लेग प्रॉपर है, इन्होंने हाथ आराम से रखा है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, आपका थंब का भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, नेक पोजीशन इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट गुड। अगर 25 मीटर में गुरप्रीत सर को देखें तो इनका भी अगर देखो बॉडी पोस्चर, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा टाइटनेस, कोई फटीग, हेड पोजीशन देखिए इनकी, हैंड देखिए कितना प्रॉपरली अलाइन है, लास्ट पे आपके लेफ्ट शोल्डर तक इनका हाथ देखिए कितना प्रॉपरली अलाइन है। इवन आप बारीकी से देखिए तो इनका रेटिना देखिए, ये भी सेंटर में है साइड को देखते हुए। तो ये पिक्चर इसलिए ली गई है कि आपको इनके हेड पोजीशन, रेटिना पोजीशन, और आप ये देखेंगे फोर साइड, बैक साइड और इनका रेटिना का एक प्रॉपरली अलाइन है, और इस बैरल से आगे देखें तो टारगेट भी इनका बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन है। तो इतनी कंफर्ट पोजीशन होनी चाहिए कि आराम से एक लंबे टाइम तक उसकी ट्रेनिंग की जा सके। पोजीशन ऑफ द राइट आर्म, राइट आर्म की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम अपना वेपन हैंडल करते हैं। अभी जो ये 3 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं पिस्टल शूटर की। 25 मीटर लगा लीजिए,
10 मीटर लगा लीजिए या फिर आप 250 मीटर लगा लीजिए। राइट आर्म हैज टू बी टोटली स्ट्रेच फॉर 3 रीजंस। हमारा राइट आर्म को हमें ढीला नहीं छोड़ना है, लूज नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच कहाँ कहाँ से करना है और क्यों करना है, उसके 3 रीजन है मेन के इसको स्ट्रेच क्यों रखना है। अब आप ये एल्बो लॉक करके रखेंगे तो उसको भी स्ट्रेच बोला जाएगा। आपका एल्बो लॉक रहेगा, आपकी रिस्ट लॉक रहेगी और आपका कंधे से आपका जॉइंट प्रॉपर्ली स्ट्रेच रहेगा। तो उसके रीजन क्या क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड साइट इज ऑलवेज सेम। जो आपकी बैक साइड होती है और आपकी आई होती है, अगर आपने कभी लूज हैंड से फायरिंग की और शूटिंग की और कभी आपने टाइट हैंड किया, तो जो बैक साइड से लेके और ये स्लाइड पीछे में गई। जी ये है। तो आपको से शेयर हो रहा है। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड साइड इट शुड बी सेम। पहला रीजन ये है। एल्बो अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द शोल्डर। आपकी एल्बो और अपर पार्ट कौन सा है, ये वाला अपर पार्ट, एल्बो एंड शोल्डर बिल्डिंग मसल्स, ये तीनों मिलके आपके कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रेच आर्म इज बेटर ऑब्जर्विंग कॉल्स। जैसे 25 मीटर है, 25 मीटर में रिकॉइल आता है। रिकॉइल को ऑब्जर्व करने के लिए अगर आपका ये हाथ ऐसे लूज होगा तो आपका वो रिकॉइल नहीं आएगा। अगर ये आपका हैंड टाइट है, टाइट इन द सेंस इतना टाइट नहीं करना कि आप टेनिस एल्बो या गोल्फ एल्बो करवा लें, यहाँ पे इंजरी हो जाए। टाइट का मीनिंग है इसको स्ट्रेच करके आपने लॉक कर दिया और उसके बाद हर बार लॉक और वो सेम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हम राइट आर्म हैज टू बी इन द लाइन व्हिच इज पासिंग द लाइन ऑफ शोल्डर्स और बिट टू द लेफ्ट आर्म। that line this way is giving the best condition for the static work of all 3 parts of the muscles that drives। तो ये क्या है, ये मैं आपको इस पिक्चर के जरिए थोड़ा क्लियर करूंगा। दिस इज द लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारी पहले वाली पिक्चर थी। अब जो हमने बात की अभी, these are the 3 points 1 2 and 3। यहाँ पे हमारी पिस्टल होती है, ये हमारी आई साइड एंड ये लेफ्ट शोल्डर। तो तीनों पॉइंट कोशिश कीजिए कि आपके स्ट्रेट हो टू रिजर्व द रिकॉइल। एक रिकॉइल को ऑब्जर्व करने के लिए आप सीधे रहेंगे, एक लाइन में जितना रहेंगे ये उतना बेटर है। ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पे दिखा रखी है वो यहाँ पे है। और ये तीनों अगर आपके स्ट्रेट होंगे, जितना स्ट्रेट रख सकते, इन दो में तो कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। अगर किसी को स्ट्रेचेबिलिटी कम है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है इन 2 पॉइंट इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इनमें कॉम्प्रोमाइज किया तो काम नहीं बनेगा। अब कॉम्पैक्ट यूनिट मैंने आपको बताई थी कि 3 पॉइंट, एल्बो, अपर आर्म्स, अपर पार्ट ऑफ द आर्म्स एंड शोल्डर। अब देखिए ये 25 मीटर में इन्होंने आपकी एल्बो लॉक है यहाँ पे, और ये फोर आर्म और अपर आर्म प्रॉपरली स्ट्रेच है, लॉक है, और इनके शोल्डर से भी इनका यहाँ पे लॉक है। अब ये पीछे से था तो आगे से भी देख सकते हैं आप। एल्बो लॉक करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेच। अब जो बात है, अगर आप ये लूज छोड़ेंगे
तो आपका जो आई साइड से बैक साइड का डिस्टेंस है ये वेरी करेगा, और ये वेरी करेगा तो आपके शॉट भी प्रॉपरली नहीं आएंगे, कभी लेफ्ट आएंगे, कभी राइट आएंगे, कभी 7 o'clock, कभी 8 o'clock, तो प्रॉपरली आएंगे नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर लूज ये छोड़ेंगे तो आपका एंटीसिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो एंटीसिपेशन के रिजल्ट कहाँ पे आते हैं, 11 o'clock और 2 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock एंड 11 o'clock। तो आपके रिकॉइल आपका स्ट्रेच रहेगा, लॉक रहेगा, तो आप एंटीसिपेशन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एक पोजीशन ये है कॉम्पैक्ट यूनिट दिखाने के लिए, ये अपर बॉडी आर्म्स है, ये जैसे 25 मीटर का है, इस फ्रॉम 10 मीटर साइड, योगेश सिंह, चेस गेम इंटरनेशनल मेडलिस्ट। तो ये 25 मीटर सेंटर फायर काफी बाहर गए हैं, उससे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले इन्हें, बट ये 10 मीटर भी अच्छा करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है। ओमकार सिंह और गुरप्रीत, इन दोनों का ये देखिए कि कितना अच्छा स्ट्रेच लॉक, देखिए ये यू कैन सी दीज मसल्स, प्रॉपरली इन्होंने लॉक किया है, प्रॉपरली यहाँ किया है, शोल्डर को इन्होंने किया है। तो एक कॉम्पैक्ट यूनिट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने प्रॉपरली फॉर्म की है और रिजल्ट आप सबको पता है। पोजीशन ऑफ द लेफ्ट आर्म, अब हम राइट आर्म के बारे में इतना डिस्कस कर चुके हैं और नॉर्मली सोचते हैं कि लेफ्ट आर्म का क्या है, लेफ्ट आर्म तो साइड में दिया, पॉकेट में डाल दिया, जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट आर्म भी बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो लेफ्ट हैंड एंड शोल्डर पैसिव रोल प्ले करता है। जैसे राइट में हमने बोला था कि टाइट रहना चाहिए, राइट का हमने बोला था टाइट रहना चाहिए, मतलब लॉक होना चाहिए, ये उससे बिल्कुल पैसिव है, अपोजिट है। लेफ्ट हैंड को बिल्कुल रिलैक्स, लेफ्ट शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स, अपनी पॉकेट में या आगे आप अपनी लोअर में या जहां भी आप रखते हैं वो हर बार सेम होना चाहिए, और जितना सेम रखेंगे उतना ही प्रॉपरली आपको सारी, उतना ही अच्छे रिजल्ट ग्रुपिंग वगैरह ये देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पिक्चर से समझाने की कोशिश करूँ। ये हमारा लेफ्ट आर्म है, शूटिंग, नॉन शूटिंग हैंड भी बोल सकते हैं लेफ्ट की जगह पे, क्योंकि कोई लेफ्ट हैंडी शूटर भी होंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड की बजाय ज्यादा अच्छा वर्ड होगा नॉन शूटिंग हैंड को हम किस पोजीशन में रखें। शूटिंग हैंड के बारे में हमने बात कर ली, अब नॉन शूटिंग हैंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें शोल्डर इट शुड बी रिलैक्स, एल्बो मस्ट बी रिलैक्स। तो ये दोनों पार्ट हो गए, ये दोनों मैंने अलग अलग बताए, अगर दोनों को जोड़ के देखें तो मस्ट बी रिलैक्स, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लूज, जैसे एक नेचुरल पोजीशन है। अब यहाँ पे आपने इन्होंने जैसे हाथ रखा है तो ये भी टाइट नहीं करना है, इट शुड बी सेम एवरी टाइम एंड इट शुड बी प्रॉपरली रिलैक्स एवरी टाइम। पोजीशन ऑफ द हेड, अब हमारे हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही वो चीजें हैं जो हमारी आई है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पीछे से, अगर आपने ये टाइट कर लिया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन टाइट हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने से आपका आई विजन कम हो जाएगा, तो आप प्रॉपरली साइड पिक्चर नहीं देख पाएंगे और आपको ब्लर दिखने लगेगा, और एक लंबे टाइम तक आप प्रॉपरली शूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें अपने हेड पोजीशन को प्रॉपरली ध्यान देना होगा। हेड इज टू टर्न टू द राइट विदाउट डेविएशन ऑफ एनी डायरेक्शन। हमने अपना हेड जैसे सामने देख रहे हैं, टारगेट की तरफ इस तरीके से करना है कि ना वो ऊपर हो ना नीचे हो, विदाउट डेविएशन एनी डायरेक्शन, उसको अपने टारगेट की तरफ टर्न करना है। नेचुरल और कंफर्ट, अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो अपनी लेग पोजीशन से अपने हेड पोजीशन को साथ में घुमा सकता है। जिसकी जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतना ही नेचुरल विदाउट डेविएशन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में अपना ले सकते हैं। आई साइटिंग फंक्शन, आई साइटिंग फंक्शन, ओके, ये तो सब समझते हैं कि आई साइटिंग फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ वेस्टिबुल मैकेनिज्म, ये ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। वेस्टिबुल मैकेनिज्म क्या है, हमारे जो ईयर है, यहाँ सुनने के बाद एक हमारा जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं कि हमारा एक पर्दा होता है जिससे हम सुनते हैं, डायाफ्राम।
तो उसके अंदर वेस्टिबुल मैकेनिज्म होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आई फंक्शन और हमारे बॉडी के पोस्चर, पोजीशन, स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि हर चीज हमारे दिमाग से, हमारे नैरो सिस्टम है उससे कनेक्ट रहता है। तो वेस्टिबुल मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर आई फंक्शन, आवर मीन्स पोजीशन, और हमारा जो हमारी स्टेबिलिटी होती है बॉडी में, पोस्चर क्या होता है, उसके लिए वेस्टिबुल मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल। गूगल पे जाके इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे में शूटिंग रिलेटेड वेस्टिबुल मैकेनिज्म काफी रिस्पॉन्सिबल है। एक नया वर्ड होगा काफी के लिए, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे पोजीशन में और हमारे पोस्चर में कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक मसल्स प्रिवेंटिंग अननेसेसरी फटीग। जो हमारे नेक, जैसे हमारी गर्दन हम शूटिंग की तरफ साइड देखते हैं तो ये नेक मसल्स होते हैं। तो नेक मसल्स को इतना स्ट्रेच नहीं करना है ताकि वो अननेसेसरी फटीग हो जाए और हमारा जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन हमारी आईज तक, माइंड तक ना पहुंचे, और हमारा माइंड और हमारी आईज प्रॉपरली फंक्शन किससे करते हैं, हमारे ऑक्सीजन सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन से। तो वो प्रॉपरली कंटिन्यू होना चाहिए। ये जैसे हेड पोजीशन, इसको अगर आप ऐसे हैं, इसको बिल्कुल ऐसे करके देखेंगे तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो इट शुड बी स्ट्रेट विदाउट डेविएटिंग एनीथिंग। ये सामने देख रहे हैं, इनका शोल्डर यहीं पे है, रिलैक्स पोजीशन में है, आई स्ट्रेट है, ऊपर ना नीचे। तो बस ये एक दिखाने की कोशिश की गई है, आप अपने हेड को स्ट्रेट रखिए, ना तो नीचे की तरफ आप अपनी चिन को कीजिए, ना ऊपर की तरफ कीजिए, इसको स्ट्रेट देखना है। ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका हेड पोजीशन ये सामने था, जस्ट इसने टर्न किया है उस साइड में। ऊपर से, अब ये सामने से है, अगर हम इसको ऊपर से देखने की कोशिश करें तो इसका जो शूटिंग हैंड है वो यहाँ पे है, इनका इस आई से ये देख रहे हैं, इनका सेंटर बिल्कुल सेंटर था। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दीस 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट पे यहाँ पे हमारी पिस्टल पकड़ी जाती है, ये बैक साइड होती है, बैक साइड, एंड दिस इज आई साइड। दिस डिस्टेंस मस्ट बी सेम एवरी टाइम, क्योंकि ये चेंज होगा तो आपका ग्रुप, मसल्स मेमोरी, एवरीथिंग विल बी चेंज। और ये पीछे वाला आपका शोल्डर। तो ये तीनों पॉइंट को कोशिश कीजिए कि ये सेम हो, इससे आपका एक लाइन में हो। अब थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फोरसाइट है, बैक साइड है, ये आपका साइड पिक्चर है आगे। तो जो हम वो डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये बैक साइड और आई साइड, ये डिस्टेंस फोर साइड और बैक साइड का डिस्टेंस तो ऑलवेज बराबर ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है, मैकेनिज्म है पिस्टल का। इसको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, इसमें सेटिंग है कम ज्यादा, लेकिन हर शॉट में चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। चेंज होने का खतरा किसका है, बैक साइड से आई साइड। अगर आपका हेड थोड़ा सा लूज हुआ, आपने इसको ज्यादा टाइट किया या ज्यादा लूज छोड़ दिया, तो ये चेंज होने का चांसेस होते हैं, और इस चांसेस से आपकी शॉट की टेंडेंसी, ग्रुप, ये चेंज होने का पूरे चांसेस होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो ये डिस्टेंस है, इसको ऑलवेज आप बराबर रखिए, तो आपको बराबर। हेड पोजीशन में अभी आप देखिए, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि माय मेन टॉपिक इज पोजीशन ओनली। अब हमारे हेड के साथ हमारी आई पोजीशन के बारे में चीजें आ जाती हैं। तो अब आई की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, जब हम किसी से बात करते हैं। अभी आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हो, तो मैं आप लोगों की आंखें देखूं, आईज रेटिना देखूं, तो वो सेंटर में दिखेगा। नॉर्मल जब हम एक दूसरे को फेस टू फेस खड़े होते हैं और बात करते हैं तो वो सेम नॉर्मल होता है। तो जब हम शूटिंग करने चलते हैं और हम अपनी बैक साइड, फोर साइड पे फोकस करते हैं, तो आप अपने शूटर को ध्यान से देखना। जो कंप्लेन ज्यादा करते हैं कि मेरी साइड ब्लर हो गई सर, मेरे को प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा, 10 शॉट ठीक दिखते हैं उसके बाद फिर साइड ब्लर होने लगती है, तो वो सारे रीजन, उनमें से एक रीजन ये है कि वो अपना ये जो सेंटर रेटिना है वो सेंटर में नहीं रखते। वो चाहे तो बहुत ज्यादा लेफ्ट में ले आते हैं, बहुत ज्यादा राइट में ले आते हैं, बहुत नीचे, या वो सेंटर में रख के ना देखेंगे तो आप 10-5 मिनट के बाद आपका रेटिना, आपका
आई मैकेनिज्म है वो टूट जाएगा और वो प्रॉपरली विजुलाइज नहीं कर सकता, वो उसका जो विजन है वो वीक हो जाएगा, ब्लर दिखेगा। तो ये कोशिश करना है कि ये हमेशा सेंटर रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत मीन्स 5%, 7%, इट कैन बी डेविएटेड, बट ट्राई टू मेक अ पोजीशन कि ये सेंटर में रहे। आपका हेड डाइवेट, अगर आपका हेड इस तरीके से नीचे नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, ज्यादा लेफ्ट रख के आप आई को घुमा के नहीं देख रहे हैं, तो ये आपकी सेंटर में होगी। तो ये चीजें अवॉइड करेंगे तो पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यस, प्लीज रीड दिस लाइन। Top level shooters are saying that correct grip holding is halfway to a successful shooting. That is correct. इसका मीनिंग ये है, अगर आपने अपनी करेक्ट ग्रिप पकड़ना सीख लिया, एक अच्छी पोजीशन के साथ आपने परफेक्ट ग्रिप पकड़ना सीख लिया, तो 50% काम हो गया। 50% काम फिर इसके बाद से होता है, इसमें टाइम, जैसे ट्रिगरिंग को समझना थोड़ा टाइम लगता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिप नाउ। ग्रिप में कुछ पोजीशन होती है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक अच्छी ग्रिप, प्रॉपरली ग्रिप एक क्योंकि हमारा पिस्टल शूटिंग में क्या होता है, पिस्टल के साथ ओनली ग्रिप और शूटर एक ही पॉइंट होता है जहां से हम ग्रिप पकड़ते हैं, वही एक कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद हमारा कोई ग्रिप से कोई लेना देना या पिस्टल कहीं से टच नहीं होती। तो हम ग्रिप को अगर सही से पकड़ेंगे और ग्रिप के साथ हम सही से फैमिलियर होंगे तो हमारा आधा काम हो जाता है। एक ग्रिप के लिए 3 मेन पॉइंट होते हैं। अच्छी ग्रिप समझने के लिए स्पेस बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर बैरल एंड अंडर द रियर साइड। ये तो हो गया बोलने वाली बात। इसको समझने के लिए मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस ओके, जैसे ग्रिप है ये, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, तो जो ये पार्ट हमारा आता है उसके बारे में है। ये डाउन पार्ट ऑफ द हैंड टू द रिस्ट एंकल, हमारा ये डाउन पार्ट है, ये वाला होता है। और थर्ड वन है पार्ट ऑफ द मिडल जॉइंट। सर ये आवाज आ रही है वो सबको म्यूट कर दीजिए आप। सर प्लीज म्यूट कर दो, अरे समझ सर नहीं आ रहा प्लीज कुछ। म्यूट कर दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मत करो प्लीज, सर म्यूट कोऑपरेट कर करो दीजिए। सर। ओके, नरेश जी के अलावा अगर आपकी फोटो दिखती है दैट मीन्स आप अनम्यूट हो, तो प्लीज म्यूट कर लो। ओके, मैं सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ। यस सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट, प्लीज। थैंक यू। ठीक है, अब ये 3 पार्ट, जैसे अपर पार्ट ऑफ द मिडल जॉइंट ऑफ द मिडल फिंगर ऑन विच इज लाइंग ग्रिप पार्ट अंडर द ट्रिगर मैकेनिज्म। जो हमारी ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, जो हमारी ट्रिगर फिंगर है, उसके जस्ट ऊपर एक फिंगर होती है जो ये चीज दिखा रही, जिस पॉइंट को ये बोल रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट को डीपली समझने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। नंबर 1, जो पहली लाइन थी, यहाँ पे आपकी ग्रिप फंसती है। दूसरा पॉइंट ये वाला है, जहां पे आपकी ग्रिप सपोर्ट लेती है, यहाँ पे फंसती है, दूसरे पे सपोर्ट लेती है, तीसरे पे वेट लेती है। जो हमारी पिस्टल का वेट है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारी पिस्टल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। और किसी भी चीज को, जैसे ये एक रिमोट है, अगर मुझे इसको किसी एक पॉइंट पे बैलेंस करना है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये गिर जाएगा इधर, और इस साइड करूंगा गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कहीं सेंटर में रख के बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी चीज को जहां पे वो बैलेंस हुआ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो पिस्टल को भी मैक्सिमम बैलेंस करने के लिए जो वेट आएगा वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नियरेस्ट पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो पिस्टल फंसती है, इसको यहाँ से हम पकड़ते हैं, पिस्टल को यहाँ से हम सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे हम वेट लेते हैं। इनको और समझने के लिए पिस्टल के साथ देखते हैं, ग्रिप के साथ। ये पॉइंट हमारा ग्रिप में यहाँ पे आता है,
तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे जाके हमारा हैंड फंसता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस में इसका प्रॉपरली डेमो भी दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर ग्रिप हमने नहीं पकड़नी सीखी तो आगे के काम नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने पोजीशन और ग्रिप अच्छे से कर लिया है, अच्छे से सीख ली है, तो आगे के काम बहुत इजी हो जाते हैं और जो एक्सपीरियंस कोच और शूटर आपको समझाना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। क्योंकि अगर ये दो चीजें नहीं हुई, वो कितने ही अच्छे से आपको ट्रिगरिंग चलवाएं, फॉलो थ्रू करवाएं, तो वो चीज आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आपकी पोजीशन और ग्रिप प्रॉपरली नहीं होगी। सेकेंड थिंग, इस ग्रिप में ये पार्ट यहाँ पे होता है, पहले वाला पार्ट यहाँ था, यहाँ फंसेगा। दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ली जाएगी। तीसरा वेट, ये वो वाला पार्ट है, ये ट्रिगर है हमारा, ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी ट्रिगर का वेट लिया जाता है। अब ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेशन से परफेक्ट ग्रिप बनती है, जिससे हमारी आर्क ऑफ मूवमेंट विथ ग्रिप कम से कम होती है और हमारी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। एक परफेक्ट पोस्चर के साथ परफेक्ट ग्रिप क्या फायदे देती है, अब उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पिस्टल के वेट को करके एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ड्रॉ करती है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। अगर इस तीनों का कोऑर्डिनेशन और ट्रायंगल तीनों का अच्छे से बनता है, यू कैन सी नाउ, अगर ये कोऑर्डिनेशन परफेक्ट बन जाता है तो आपकी ग्रिप, आपकी पिस्टल इस ग्रिप के कारण कहीं हिलेगी नहीं। वो आप चाहे 100 शॉट चलाएं, चाहे 200 शॉट चलाएं, चाहे 300 शॉट चलाएं, ये ग्रिप सेम रहेगी। अब बहुत कंप्लेन होती है क्योंकि मेरे 10 शॉट के बाद मेरी ग्रिप ऐसे थी, अब फिसलने लग गई, अब प्रॉपरली पकड़ी नहीं जा रही। वो यही रीजन है कि इनका कोऑर्डिनेशन अभी तक हमने सेट करवाया नहीं, बच्चे को उस तरीके से पकड़ना नहीं सिखाया है, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, करेक्शन की जरूरत है। बीइंग अ कोच हमारी ड्यूटी है कि शूटर को नहीं पता ये कैसे करना है, कैसे सेट करना है, जो आप बताएंगे उसको उतना ही पता होता है, उसकी समझ में ही आना चाहिए, उसकी साइट परफेक्ट है, उसका ट्रिगर टाइम पे चलना चाहिए, और टाइम पे कैसे चलना है वो आप सिखाएंगे। लेकिन उसके बैक ऑफिस में ये चीजें आप उसको विजिबली देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रिप प्रॉपरली सेट है या नहीं है। अगर सेट नहीं है तो यू रिक्वायर्ड टू डू सम नेसेसरी करेक्शन। ये अदर डायरेक्शन से हम इसको देखेंगे ग्रिप को, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये वही ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। यहाँ से हमें पता लगेगा कि हम अदर डायरेक्शन से कि ये कहाँ कहाँ कैसा होना चाहिए। और आप 10, 15, 20 शॉट चलवाने के बाद आप ग्रिप निकलवा के देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा एक निशान, यहाँ पे निशान, और एक ये तीनों पे ना आपको एक हल्का हल्का स्पॉट टाइप मिलेगा। अगर ये बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हैं बच्चे तो वो गलत बात है, क्योंकि शूटिंग में बहुत टाइट ग्रिप रिकमेंडेड कहीं भी नहीं है, फर्म ग्रिप पकड़नी चाहिए। अगर टाइट ग्रिप पकड़ते हैं तो गलत है। ओनली इन पॉइंट्स पे आपका कोऑर्डिनेशन होके एक मार्क्स छोड़ जाती है ग्रिप। इसके अलावा इस सेंटर पार्ट पे आपको बिल्कुल भी वेट या प्रेशर नहीं डालना है। ये जो बीच में होलो पॉइंट होता है, ये जस्ट टच हो तो भी चलेगा, और इस पे एक्स्ट्रा जैसे किसी ग्रिप में एक्स्ट्रा भर के बिल्कुल पूरा फॉर्म कर दिया तो इट्स वेरी डेंजर पार्ट। ये आपकी ग्रिप की टेंडेंसी, फोर साइड और बैक साइड का अलाइनमेंट की टेंडेंसी चेंज कर देता है। अब आप ये फ्रंट साइड से भी देख लीजिए और अदर साइड से भी देख लीजिए। तो ये तीनों फॉर्म, तीनों एंगल इम्पोर्टेंट है एक ग्रिप को फॉर्म करने के लिए। अब ग्रिप को पकड़ने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो ये आपकी जब ग्रिप पकड़ते हैं, फिंगर का प्रेशर डालते हैं, इट मस्ट नॉट टू टाइट, एकदम इसको फर्म ग्रिप में पकड़ना है। फर्म ग्रिप का मतलब है जैसे आपके पास कोई शीशे कोई प्लास्टिक का गिलास है, उसमें पानी डाला और उस गिलास को आपने, प्लास्टिक का गिलास होना चाहिए, अगर प्लास्टिक का पतला गिलास है उसको बहुत टाइट पकड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, और उसको बहुत लूज पकड़ेंगे तो वो गिर जाएगा। तो गिलास को इस तरीके से पकड़ना है कि ना तो वो टूटे और ना वो गिरे, ये फर्म ग्रिप होती है।
या किसी पिछली क्लास में एक हमारे स्पीकर थे, उन्होंने दिया था, कोई पंछी होता है, पक्षी, पक्षी को पकड़ने के लिए जितना टाइट आप पकड़ते हैं ना, ताकि वो उड़े भी ना और मरे भी ना, तो ग्रिप को इतना ही टाइट पकड़ना है, इससे टाइट नहीं पकड़ना। 25 मीटर में और 10 मीटर, मैंने कई शूटर्स को ऐसा देखा कि वो ग्रिप तोड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने के लिए। तो ना तो हमें ग्रिप तोड़नी है, बस पकड़नी है, और इतनी पकड़नी है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 10 मीटर से थोड़ी सी टाइट 25 मीटर में पकड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ रिकॉइल इन्वॉल्व होता है, फायर्ड होता है वहाँ पे, और वहाँ पे रिकॉइल होता है, झटका लगता है, तो उसको कैटर करने के लिए हमें 25 मीटर में एज कम्पेयर टू 10 मीटर थोड़ा सा टाइट पकड़ते हैं, ज्यादा वहां भी नहीं होता। तो अभी मेन पॉइंट ये है कि जो ये अपना प्रेशर है फिंगर का, ये 90 डिग्री होना चाहिए हमारे बैरल से। वो कैसे, वो भी बताएंगे अभी। ये एक एंगल में ऐसे होना चाहिए जो पकड़ आती है अपने ट्रिगर से। कई शूटर क्या करते हैं, यहाँ ग्रिप को भर के और बुरादा लगा के पता नहीं और कुछ भी लगा लेते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, जो ये एंगल फॉर्म होना चाहिए, तो ये एंगल फॉर्म ना हो करके वो एक अलग स्टेट टाइप का बन जाता है, वो सक्सेस नहीं है। ये जो ग्रिप प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेट होना चाहिए पीछे की तरफ, ना तो फिंगर पे होना चाहिए, ना अदर साइड होना चाहिए। अगर अदर साइड होगा तो हमारे शॉट राइट में जाएंगे। और 70% शूटर्स की एक कंप्लेन होती है, मेरी साइड लेफ्ट जाती है, मेरी साइड लेफ्ट जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे ग्रिप टाइट पकड़ते हैं, और ग्रिप का प्रेशर स्टेट 90 डिग्री ना करके वो फिंगर पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे तो साइड लेफ्ट में जाएगी। ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि इनका जो ब्लड वगैरह का पार्ट है, तो ये रेड या व्हाइट कलर के आपको दिखाई देने लग जाएंगे शूटर को 10-15 शॉट के बाद। तो आप विजिबली ये चेक कर सकते हैं। एक टिप है कि हाँ भाई, शूटर ज्यादा टाइट ग्रिप पकड़े हुए है या लूज है, तो वो चेक करने के लिए यू कैन चेक द फिंगर टिप्स। और उसकी साइड कंप्लेन जैसे ही लेफ्ट की आती है, तो आप सीधा स्टेट में एक पॉइंट देखिए कि वो फिंगर टिप्स पे ओवर प्रेशर तो नहीं दे रहा है। अब कौन से प्रेशर अवॉइडेबल है, जब हम ट्रिगर फिंगर लेते हैं, तो एक यहाँ अपनी फिंगर का नॉर्मल फॉर्म करते हुए ओनली ट्रिगर स्ट्रेट चलना चाहिए, पैरेलल टू द बैरल। इस पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। थंब को भी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, इसको रिलैक्स छोड़ना है, स्ट्रेट छोड़ना है। थंब को टाइट कर करके नहीं रखना, क्योंकि अगर थंब आप टाइट रखते हो तो क्या होगा, अभी मान लो यहाँ पे आप 50 ग्राम वेट लगा रहे हो उस पर प्रेशर डाल के, लेकिन ये कैसे आप मेजर करोगे, हर बार उतना ही प्रेशर है। इस चीज को सेम रखने के लिए हम इसको रिलैक्स छोड़ दें तो सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी। तो हम को रिलैक्स, यहाँ भी ओवर प्रेशर कुछ नहीं होना चाहिए, ये ट्रिगर पे जानी चाहिए और स्ट्रेट फुल होना चाहिए। थंब का हो गया। और जो मैं फिंगर टिप्स बता रहा था आपको, ये फिंगर टिप्स का प्रेशर इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि ग्रिप पकड़ते समय आपको कौन कौन से प्रेशर अवॉइड करने हैं। इन प्रेशर्स को आपको नहीं देना है। 3 प्रेशर ये ध्यान रखिए, 1 2 3। इन तीनों प्रेशर्स को अवॉइड करेंगे तो एक स्टेबल ग्रिप, उन 3 एंगल, 3 जो ट्रायंगल बनाया था, उनको अच्छे से अप्लाई करने के लिए ये 3 प्रेशर आपको अवॉइड करने होंगे। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें तो अपने थंब पोजीशन के बारे में हमने दिखाया गया है। कोई थंब पोजीशन नीचे की ओर होती है, कोई थंब पोजीशन ऊपर की ओर गई हुई है, लेकिन आप कोशिश कीजिए आपके शूटर की जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेड पोजीशन है, ये अगर स्ट्रेट रहेगी, ये अगर बैरल का अपर पार्ट है साइड का, और आपका थंब की पोजीशन जितनी स्ट्रेट रहेगी वो उतना ठीक होगा। नीचे होगा तो प्रेशर शूटर कोशिश करेगा नीचे दबाने की, ऊपर होगा तो ये देखिए आप यहाँ पे उसको कंफर्ट फील नहीं होगा। अगर ये नेचुरल पोजीशन में आ जाता है तो इट विल बी परफेक्ट। ट्रिगर के बारे में अगर देखें, ट्रिगर पोजीशन क्या होनी चाहिए,
अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मैं सारी चीजें एक ही स्लाइड में आज बेसिक शूटिंग पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। अगले 3 दिन आपकी ओम प्रकाश रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड नाउ इज सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस, इज इंटरनेशनल शूटर। तो वो आपको 3 दिन क्लास लेंगे इन सभी टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो उनका ज्यादा फोकस रहेगा ट्रिगर और जो बेसिक टेक्निक्स वगैरह होती है। तो ये मैं आपको ओवरऑल कवर करा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक चीजें आपके टेक्निक सीखने से पहले क्लियर हो और आप टेक्निक्स पे और ज्यादा ध्यान दे पाए। ट्रिगर की बात है तो ट्रिगर का जो उंगली आपका प्लेसमेंट है, ये आपका जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है उंगली का, ना तो पीछे ना आगे, ये बीच वाला जो सबसे सॉफ्ट कुशन होता है जहाँ पे, वो सबसे परफेक्ट पोजीशन मानी गई है ट्रिगर प्लेसमेंट के लिए। और ट्रिगर की जो ये पोजीशन है, पीछे आगे इस तरीके से सेट कीजिए कि आपकी उंगली इस पे स्ट्रेट आए और जब पुल हो तो ये आपका एक 90 डिग्री पीछे की तरफ स्ट्रेट आप पुल कर सके। इसको और डीप तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका फिंगर प्रेशर हो गया, ये स्ट्रेट है, और ये जो प्रेशर है ये 90 डिग्री टू द बैरल, या आपका जो सिलेंडर लगा हुआ है ये 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कैसे होना चाहिए वो भी मैं अगली पिक्चर में आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेट है और जो ट्रिगर का प्रेशर है ये आप देखिए, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आपकी ट्रिगर फिंगर लेफ्ट की तरफ टिल्ट है या राइट की तरफ टिल्ट है तो आप इसको स्ट्रेट कभी प्रेस कर ही नहीं पाएंगे। और लेफ्ट को है तो आपके शॉट लेफ्ट में जाएंगे, राइट में है तो आपके शॉट राइट में जाएंगे। तो आप एक फर्म और टाइट जो ग्रुपिंग बोलते हैं, परफेक्ट शॉट नहीं चला पाएंगे। उसी एडजस्टमेंट में शूटर परेशान रहेगा, कभी वो लेफ्ट को एडजस्ट करेगा कभी राइट को। अगर आप ये पोजीशन सही से सेट करा देते हैं, इक्विपमेंट सेटिंग ट्रिगर वगैरह आपकी, क्योंकि नाउ यू नो कि उसका ट्रिगर फिंगर कहाँ होना चाहिए, उसकी ग्रिप की फिंगर कैसे होनी चाहिए, प्रेशर कैसे होना चाहिए, थंब कैसे होना चाहिए, ये प्रेशर कैसे आना चाहिए, ये आप देख के विजिबली ही पता लगा सकते हो कि मेरा शूटर क्या गलती कर रहा है, मेरा शूटर ने इसको अच्छे से ग्रिप को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ही मैंने ये इतनी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अभी अभी आप देखिए और डीप तरीके से हम इसको समझते हैं। जब हमने ग्रिप का ये पॉइंट लिया था, ग्रिप पकड़ा इन्होंने सेंटर से, और आपका फोर साइड बैक साइड सब एक सेंटर में है। नीचे से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका प्रेशर सेंटर है, आपकी उंगली देखिए पोजीशन सेंटर है, और बैरल तक आगे तक सब सेंटर। अगर ये लाइन आपने मैच करा ली किसी शूटर की तो आपने आधा काम बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। अब मैं जो कह रहा था कि जो उंगली का प्रेशर है, जो स्टेट प्रेशर है, इट शुड बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री टू द बैरल और आपका एयर सिलेंडर। ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, इट्स 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है, क्योंकि हम अब क्या लेके चेक करें, आप बोलो तो शूटर तो शूटिंग कर रहा है, मैं 90 डिग्री कैसे नापूं? आप ये चेक कीजिए कि वो स्ट्रेट आ रहा है नहीं आ रहा। बट एक फंडामेंटल सीखने के लिए ये हमने टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ती है कि ये 90 डिग्री है या कितना है, क्योंकि अगर ये लेफ्ट राइट होगा तो इसका जो 90 डिग्री है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए इसका जो पकड़ने का तरीका है ये बिल्कुल सेंटर में है, और ये जो प्रेशर है 90 डिग्री टू द बैरल है। अब इसको बार बार क्यों दिखाया जा रहा है, ये देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ये प्रेशर है फिंगर्स का, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके बीच से है 90 डिग्री। सेकंड पोजीशन क्या आएगी, सेकंड पोजीशन भी देखिए आप। अब ये लाइन देखिए आप यहाँ से, अब आपका फिंगर प्रेशर, आपके ट्रिगर पोजीशन और आपका बैरल ऑल आर इन वन लाइन। इसको और मैकेनिज्म से देखें, ये आपका खाली हैंड है, इसको हमने ग्रिप ऐसे पकड़ना। ये 3 पोजीशन, ये तो ग्रिप की पोजीशन हो गई, सेकंड पोजीशन आपका ग्रिप प्रेशर हो गया, थर्ड पॉइंट आपका ट्रिगर फिंगर कहाँ पे होनी चाहिए। इसका थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इट्स ओके, यहाँ पे। तो आपका ट्रिगर, ट्रिगर प्लेसमेंट, प्रेशर और आपका ग्रिप प्रेशर और आपकी ग्रिप की पकड़। फिंगर प्रेशर हो गया, ट्रिगर प्रेशर हो गया और ग्रिप की पकड़ होगी, ये तीनों एक लाइन में। कैसे?
नाउ सी, इसको इस पिक्चर में आपको मैंने कोशिश किया है कि ये अंदर तक का मैकेनिज्म आपको क्रिस्टल में कैसे दिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये शेयर है, जहां पे ट्रिगर चलाएंगे शेयर एंगेजमेंट होता है। तो ये सेंटर रखने की जरूरत ये है कि ये इसके सेंटर में शेयर एंगेजमेंट, ये आपका अलाइनमेंट हो गया, यहाँ पे आपकी ग्रिप है, फिंगर प्रेशर है, शेयर एंगेजमेंट है, ट्रिगर है, एंड बैलेंस। डिग्री, ये हमारी एक सेंटर लाइन जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ग्रिप पकड़ने का तरीका, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड वाले को हमने फिक्स किया। एक एक पार्ट को, हम 3 पार्ट को फिक्स करना है ना, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों फिक्स किए। जहां उंगली जा रही है उसे पकड़ लीजिए, आपका ग्रिप बन गया। These 3 points of the hand are correct place of the appointed place on the grip. They will form a triangle which makes holding of the crystal based on mostly physical principles. चलो, इनको पढ़ने की बजाय मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ। नहीं, ये जो हमने अभी तक बातें की है ना, लिटिल रिंग फिंगर, मिडल फिंगर आर बेंडेड ओवर द ग्रिप विद नाइस स्मूथ टेंशन व्हिच आर ऑलवेज सेम, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ट्रिगर फिंगर मस्ट बी फ्री एंड विदाउट एनी कांटेक्ट, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बता दी हैं। अब एक शूटिंग के लिए जब एक शॉट हम चलते हैं, जब आपने बोला कि मेरी पोजीशन ठीक है, मेरी ग्रिप ठीक है, मैं ब्रीथिंग ठीक ले रहा हूँ, ट्रिगरिंग ठीक ले रहा हूँ, और मेरा एमिंग ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये किसके लिए करते हैं? हम एक शॉट चलाने के लिए। वो शॉट चलाने का प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले हमारी पिस्टल ऐसे होगी, फिर हमारी पिस्टल थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, फिर हम चेक पॉइंट पे आएंगे, दिस द चेक पॉइंट, ये हमारा नीचे हो गया, ये ऊपर, ये बिल्कुल चेक पॉइंट, और फिर हम अपने एमिंग एरिया पे आते हैं और यहाँ पे हम शॉट रिलीज करते हैं। तो स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसको और डीप में समझने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए आप, ये नीचे की तरफ है, ये आपने ऊपर उठाया, यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस चीज को और थोड़ा सा डीप समझे। फर्स्ट, आपका राइट हैंडेड शूटर था, लेफ्ट हैंडेड शूटर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये लेफ्ट हैंड का दिखा दिया है, ये लेफ्ट और राइट को कंपेयर किया है। तो ये आपका फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ। चलो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ये बीच में बिल्कुल बेसिक था, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हमारी बैक साइड है, इसकी भी पोजीशन है, तो कहाँ रखनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, ये हमारा टारगेट डेमो है। ये हमारी आ गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि फोर साइड और बैक साइड का गैप कितना होना चाहिए, टारगेट और इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज द सजेस्टेड और बेस्ट रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑफ बैक साइड, फोर साइड एंड टारगेट? इसके लिए हमें, अब आप देख के ही इजीली समझ जाओगे, ये एक गैप बना, अगर ये टारगेट हो गया, टारगेट के बीच से हमने डिवाइड किया ये सारी, अगर ये डिस्टेंस 1 है, यानी कि 1 mm है या 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसका आधा होना चाहिए। अगर ये 1 है, फोर साइड की जो चौड़ाई है वो 1 है, तो जो गैप फोर साइड और बैक साइड के बीच में एक साइड का, वो इसका हाफ होना चाहिए। और ये टारगेट, ये जो आपकी फोर साइड कितनी चौड़ी यूज करनी है, जितना आपको खड़ा होने पे आपका टारगेट दिखता है 25 मीटर से, जितनी चौड़ाई आवाज नहीं आ रही है जी।
सर पीछे से बहुत म्यूट आवाज कीजिए बाकी को। म्यूट कर दो सर सब। सर डिस्टर्बेंस हो रही है। बोल रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। सर एक तो आ रही है सर आपसे तो क्लियर आ रही है कर लेकिन दीजिएगा। डिस्टरबेंस हो रही है सर सर किसी बीच बीच में और। ना लोग कोई ऑन कर देता है प्लीज माइक आप तो आप म्यूट कीजिए। डिस्टर्बेंस होती है। आपकी तो सर बिल्कुल परफेक्ट वॉइस आ रही है। थैंक यू सर। आगे प्लीज सर चलें, सिखाओ सर, आगे बहुत बढ़ते अच्छा आ हैं। रहा है सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करो सर। एक तो स्लाइड और देखते हैं। तो सर एक हमें बार जो फिर ये से इसको साइट है, रिपीट कर दीजिएगा। वो साइट कितनी चौड़ी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इतनी विड्थ रखनी है जितनी के आपका खड़ा होने पे आपको अपना टारगेट चौड़ा दिखाई देता है। तो अगर ये सेम मैच कर ली तो ये डिस्टेंस बैक साइड और फोर साइड के बीच में कितना रखना है, ये उसका एग्जैक्टली हाफ रखने की कोशिश कीजिए। तो जितनी चौड़ी आपकी साइड है उसका आधा लेफ्ट साइड में, आधा राइट साइड में, सेंटर में आपकी फ्रंट साइड हो गई। तो और जितनी आपकी फोर साइट है उतना ही आपका टारगेट लगभग होगा। तो ये एक पिक्चर आपको आपकी साइड पिक्चर डिफाइन करती है कि आपको अपनी सेटिंग पिस्टल की कैसे रखनी है, बैक साइड और फोर साइड की सेटिंग कैसे और कितनी कहाँ पे रखनी है। आप अपने शूटर्स की प्रॉब्लम होती है कि मैं सर मुझे कम दिख रही है, मेरे गैप कम है, मेरा गैप ज्यादा, ये रिकमेंडेड है। शूटर टू शूटर ये चेंज होती रहती है। आपको बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर शूटर है वो अपने हिसाब से चेंज आपकी करेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पीछे पीछे माइक खुला है। ये बिल्कुल बेसिक सेटिंग है, बेसिक। सर इसको हम टेक्निकली मेजर कैसे करेंगे? हाँ जी, इसको हम टेक्निकली मेजर कैसे करेंगे? ये विजुअलाइजेशन जो विजुअल आप करेंगे जो फोर साइड का है वो तो शूटर ही देख पाएगा, या फिर आप बिना पोस्ट आप देखिए उसकी पिस्टल से कितना है। तो नरेश सर जितना जो मेरे चौड़ा है सिग्नल चले लगभग उसका आधा। नरेश सर मेरे सिग्नल चले गए थे, प्लीज इस पॉइंट को अगर आप रिक्वेस्टली रिपीट कर सकें तो। मुझे कुछ भी नहीं है उसका समझ में आया था, और प्लीज एक्चुअली सर। 33 हो गया है, इस पॉइंट को हम डिस्कशन क्लास में पूरा डीपली दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है सर। और मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर दूं इसको इजीली। चलो मोटा मोटा जितना ये टारगेट है उतनी ही चौड़ी आपकी विड्थ साइट होनी चाहिए, और टारगेट या ब्लैक आपकी स्पॉट साइट हुई टारगेट का उससे ब्लैक हाफ एरिया। आपका ये गैप और ये आधा आपका ये गैप। तो इस तरीके से एक सेटिंग करनी है, और इनके बारे में जो भी डिस्कशन है वो हम डिस्कशन क्लास में भी करेंगे, क्योंकि इसमें अभी 2-3 स्लाइड बची है। टाइम ऑलरेडी आपका मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, सॉरी। ये आपकी ट्रिगर पोजीशन होगी। अच्छा, इसमें इसमें क्या दिखाया है कि जब ट्रिगर चलाते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे अभी आपने प्रेस किया नहीं है, प्रेस ऑलरेडी करके रखा है, इसमें प्रेस करके रखा है, इसमें प्रेस करके, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ट्रिगर अभी खाली है। तो आपको जब चेक पॉइंट पे आप जाते हैं तो ये प्रेशर आपको जो फर्स्ट पुल लेके थोड़ा सा वेट फील करते हैं ना, जो कुशन होता है, फर्स्ट वेट ले लिया आपने, उसके बाद उसको फर्स्ट पुल लेने के बाद आप होल्ड करके रखते हो, ये वो वाला पॉइंट है। आपको फिंगर वैसी ही दिखेगी लेकिन आपने फर्स्ट पॉइंट लेके ये थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। जीरो यानी आपने ट्रिगर फिंगर पे प्लेसमेंट किया, उसके बाद आपने फर्स्ट पुल लिया, उसके बाद आपने जहां पे ट्रिगर रिलीज हो रहा है, तीनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसकी उंगली की पोजीशन इस डॉट से देखेंगे। जस्ट प्लेसमेंट ऑफ फिंगर, फर्स्ट पुल ले लिया और फिंगर फर्स्ट पुल तोड़ दिया, फर्स्ट पुल तोड़ने में और रिलीज करने में देखिए कितना गया। तो ये बिल्कुल हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए प्रोसीजर। ये नहीं कि एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया फिर बैक ले लिया फिर चला लिया, नहीं नहीं ठीक नहीं है साइड, ये नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है और डिले शॉट होते हैं, जिससे आपके शॉट परफेक्ट नहीं आएंगे कंटिन्यू। एक इस स्लाइड को प्लीज थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ एक अच्छी चीज मिलेगी। जब हम खड़े होते हैं, और इट माइट बी लास्ट स्लाइड, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ध्यान सीधा होता है, हमारा ब्रीथ सीधा होता है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं ये फर्स्ट पॉइंट पे। जब हमने पिस्टल ऊपर उठाई तो इस टाइम पे हमारा ट्रिगर पे हमने प्लेसमेंट कर दिया है, हमारा ध्यान सीधा है, थोड़ा सा हमारा ध्यान साइड को, साइड जब हमने ऊपर पिस्टल उठाई है तो हमारी साइड थोड़ी सी तिरछी इनबैलेंस होती है, टारगेट से हम ऊपर होते हैं, ये टारगेट के ऊपर होते हैं।
थोड़ा सा ब्रीथ हमारा होल्ड होना शुरू हो जाता है। ट्रिगर फिंगर ये है। जब हम चेक पॉइंट पे आते हैं, अब ये नॉर्मल उठाया, आपको पता नहीं यहाँ साइट कहाँ है, हमें नहीं पता ना नीचे साइट कहाँ है क्या नहीं। जब ऊपर उठाया तो साइट थोड़ा सा पता है, टारगेट के ऊपर है। अब जब हम चेक पॉइंट पे आते हैं तो हम टारगेट के ऊपर होते हैं, लेकिन हम अपनी साइट मिला चुके होते हैं। एक शॉट कैसे चलाना है उसकी प्लानिंग है, ये प्रोसीजर है। और उस टाइम पे हम यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, फर्स्ट पुल ले चुके होते हैं, टारगेट के ऊपर होते हैं और अपनी साइट मिला चुके होते हैं थर्ड पॉइंट पे। और ब्रीथ पे हमारा फोकस कंटिन्यूस आ जाता है और हमारा आई फोकस कंटिन्यू हो जाता है। ये है ना इर्रेगुलर है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आप देखेंगे हमारा फोकस साइट पे है, टारगेट के ऊपर है, ब्रीथ हमारा कांस्टेंट है। फर्स्ट पुल हम ले चुके हैं। अभी बचा ही क्या हमारे पास, साइट को नीचे लेके आना है एमिंग एरिया में। ये देखिए हमारा फोकस, हम टारगेट के नीचे आ चुके हैं, ब्रीथ हमारा कांस्टेंट, ये हमारा आई फोकस। और ये जो लाइन दिखाई है यहाँ पे हमारा शॉट रिलीज हुआ, ये नीचे आ गई, शॉट रिलीज हो गया और उसके बाद भी हमने 1-2 सेकंड इसको रखा है। दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। तो ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा अपने शूटर को ये बताना कि ये हर बार सेम रिपीट होगी तो सेम शॉट आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। यहाँ पे मेरी स्लाइड एंड होती है और थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. It was very wonderful session. Thank you, sir. आप मुझे मिल- नरेश सर Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. It's a helpful knowledge. Thank you very much, sir. थैंक यू नरेश सर। Thankful you, sir. Good.